हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ घर पे हैं, अच्छे हैं और हमसे कनेक्टेड हैं। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं पीछे व्हाइट बोर्ड पे काफी कुछ लिखा हुआ है। किस चीज की वीडियो है सोच रहे होंगे। तो आज आपको बता दूं, जैसा आप जान रहे हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की सीरीज में हम बढ़ रहे थे, तो आज हम इंसॉल्वेंसी में बहुत ही रूल है, बहुत बड़ा रूल है जो बहुत ज्यादातर एग्जाम्स में थ्योरेटिकली पूछा भी गया है। गार्नर वर्सेस मरे रूल। क्या होता है गार्नर वर्सेस मरे रूल, ये इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आज आपको थ्योरेटिकल सेशन में इसकी डीप नॉलेज आपको देंगे कि कैसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप इनके की पॉइंट्स और डिटेल्स लिख के मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो के बारे में आज की डिटेल्स आपको शुरू करता हूँ। इंसॉल्वेंसी, पहले आपको बता दूं इंसॉल्वेंसी क्या होती है। इंसॉल्वेंसी का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों क्या, दिवालिया होना। दिवालिया कहते हैं। अब दिवालिया क्या होता है, दिवालिया साधारण भाषा में दिवालिया पढ़ने से आपको लग रहा होगा कुछ दिवाली जैसा कुछ नहीं बच्चों। अब एक समझिए, दिवाली में क्या होता है, आप अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, फिर आपके पास कुछ बचता है नहीं। तो कनेक्ट करिए दिवालिया को। दिवालिया क्या है, दिवालिया एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी सभी संपत्तियों को बेचने के बावजूद भी अपने कर्ज नहीं चुका पाता। वो स्थिति क्या कहलाती है, दिवालिया। बैंकरप्ट वर्ड भी इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। सिनोनिम्स में ये पार्ट आता है कि इंसॉल्वेंसी का सिनोनिम बताइए, तो आपको बैंकरप्ट लिख सकते हैं। देखिए एक नंबर आपका इंग्लिश का हमने यहाँ भी रेडी कर दिया अपने अकाउंट्स की क्लास में, ठीक है। तो आप समझिएगा, मान लीजिए किसी के पास लायबिलिटीज 120 रुपए की है। बैलेंस शीट आप जानते हैं, लायबिलिटीज मतलब उसको पे करना है 120 रुपए, लेकिन उसके पास असेट्स केवल 80 रुपए की हैं। असेट 80 की हैं, तो क्या वो अपनी लायबिलिटीज पूरी कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि 40 रुपए की कमी पड़ रही है। तब सारी असेट्स बेचने के बाद भी उसके दायित्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति, जो भी अमुक व्यक्ति है, वो न्यायालय की शरण में जाता है। दिवालिया अपने मन से, अपने कहने से नहीं होता बच्चों। न्यायालय में, कोर्ट में आप जाते हैं, अपील करते हैं उसके लिए, तब आपका न्यायालय जो है आपकी समस्त संपत्तियों को नीलाम करने की अनुमति देता है, उनकी नीलामी करवाता है और उनसे सभी दायित्वों को पूर्ति करने की कोशिश करता है। तो अब अगर आपके दायित्वों की पूर्ति होने में कुछ भी पैसा बकाया है, तो ऐसी स्थिति में जज या हम कह ले जो न्यायालय है, आपको दिवालिया यानी बैंकरप्ट यानी इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है। ऐसी स्थिति में आपका कोई भी लेनदार आपसे पैसे की मांग नहीं करेगा। तो ये बच्चों दिवालिया की स्थिति होती है। आगे बात करते हैं क्या है गार्नर वर्सेस मरे रूल। गार्नर वर्सेस मरे रूल, गार्नर और मरे दो नाम है, दो पर्सन है। यहाँ पे हम आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट की तरफ। आप देख रहे हैं एक बैलेंस शीट है, कुछ की पॉइंट्स है, कुछ हमने 3 टाइप में आपको इस बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो पहले की पॉइंट्स हम देखते हैं, फिर बैलेंस शीट और फिर कोर्ट का क्या जजमेंट था, क्या सिचुएशन थी कि ये मामला न्यायालय में गया और न्यायालय ने इसमें क्या आदेश दिया, जो आज भी हमारी पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में, अकाउंटिंग बुक्स में इस रूल को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है, देखिए गार्नर, मरे और विल्किंस 3 पार्टनर थे। कौन? गार्नर, मरे, विल्किंस। 3 पार्टनर एक फर्म में बिजनेस कर रहे थे 1:1:1। दैट मीन्स दे आर पार्टनर्स इन द इक्वल रेशियो। बराबर के अनुपात में साझेदार थे। व्हाट इज द सेकंड की पॉइंट? सेकंड की पॉइंट इज कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इज इक्वल। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इक्वल, दैट मीन्स सभी साझेदारों की पूंजी जो थी बराबर थी, उनके अनुपात भी बराबर थे और उनकी पूंजी भी बराबर थी। किसकी? गार्नर, मरे और विल्किंस की। तीसरा है डिसोल्यूशन। इस फर्म को डिसोल्यूट किया गया न्यायालय के आदेश पे, न्यायालय में अपील की गई होगी। कोई भी फर्म अपने मन से डिसोल्यूट नहीं होती है, कई कारण है। मैंने आपको जब डिसोल्यूशन का यूनिट स्टार्ट किया था तो आपको थियोरेटिकल इस चीज को बताया था, आप देख सकते हैं वहां पे। तो डिसोल्यूशन हुआ इस फर्म का 30 जून 1900 को इसका डिसोल्यूशन हुआ। और आप जानते हैं 1900 तक भारत भी आजाद नहीं था। ये ब्रिटिश केस है, तो वहां की हम हिस्ट्री ले रहे हैं, ब्रिटिश, अंग्रेज। फोर्थ की पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890, ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम 1890 के अनुसार, और उसमें एक है सेक्शन 44। सेक्शन 44 ये याद रखना पॉइंट आपको,
अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 सेक्शन 44, क्या कहता है सेक्शन 44 ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट का? ये कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ विलिकिंस एज्यूम्ड एज लॉस ऑन रियलाइजेशन। कौन है विलिकिंस? विलिकिंस को देखने के लिए हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन हुआ तो बैलेंस शीट क्या थी। उस डेट को बैलेंस शीट की पोजीशन कुछ ऐसी थी, आज मैंने रुपए का सिंबल नहीं यूज किया क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा ये इंडिया का केस नहीं था। ये पॉन्ड का सिंबल है, जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात, जो नहीं जानते वो समझ ले। पॉन्ड का सिंबल है, पॉन्ड इज अ टाइप ऑफ करेंसी। लायबिलिटी में गार्नर की कैपिटल 2500 और मरे की कैपिटल 314, टोटल लायबिलिटी पार्ट 2814 पॉन्ड का था। असेट्स में कैश 1916 रुपए की थी। विलिकिंस की कैपिटल का डेबिट बैलेंस यानी विलिकिंस की पूंजी की कमी थी 263 रुपए, और लॉस ऑन रियलाइजेशन वसूली पर हानि कितनी थी? 635 पॉन्ड की। ओके, तो टोटल आपकी असेट कितनी? 2814 पॉन्ड की बन रही थी, जिसमें ये डेबिट बैलेंस था विलिकिंस का यानी कमी थी, और लॉस ऑन रियलाइजेशन 635। दो आपको पास माइनस पॉइंट है, कैश 1916 का आपके पास था। तो विलिकिंस समझिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ विलिकिंस एज्यूम्ड एज लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो विलिकिंस कौन है? विलिकिंस ये है, यानी ये साझेदार दिवालिया हो चुका था, तो इसकी कमी को क्या माना जाता? लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी इसकी कमी को माना जाता वसूली पर हानि की तरह, यानी लॉस ऑन रियलाइजेशन माना जाता है किसके अंतर्गत? ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? Hence, total loss of firm will be 263 plus 635. Why we add these two? Here you can see 263 is a Wilkins capital debit balance and loss on realization is 635. And according to British Partnership Act, deficiency of capital of Wilkins assumed as loss on realization. Thus, we had to add it, and the total loss is equal to 898 पॉन्ड। 898 पॉन्ड का लॉस फर्म को हो रहा था। अगला देखते हैं पॉइंट, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। अब आपको मैंने बताया कि सभी साझेदार प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशियो में विभाजित करते थे, आपस में बांटते थे। हेंस लॉस ऑफ 898 पॉइंट, जो 898 पॉइंट की हानि थी, विल बी इक्वली एडजस्टेड बाय सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कौन? इनसॉल्वेंट जो दिवालिया हो गया, और सॉल्वेंट पार्टनर जो दिवालिया नहीं हुए फर्म में बचे हुए हैं। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि 898 रुपए की जो टोटल कमी थी, उसे सॉल्वेंट यानी बचे हुए साझेदार, दैट इज गार्नर एंड मरे, बचे हुए ना, ये अभी सॉल्वेंट नहीं हुए थे, इन्हें अपने इक्वल रेशियो में लाके पूरा करना था। तो अब अगर 898 को दो पार्ट में करे तो कितना होता है? 898 डिवाइड बाय 2, तो आपका 449 पॉन्ड एक पार्टनर को देना पड़ता, 449 पॉन्ड। अब देखिए, क्या मरे के पास 449 पॉन्ड है? नहीं, कितना है? 314 पॉन्ड है, तो इसको तो एडजस्ट कर ही देता, प्लस उसे 135 पॉन्ड और लाने पड़ते। आप सिंपली 449 से 314 घटा दीजिएगा, 135 पॉन्ड उसे और लाने पड़ते कैश, एंड ऑल कैश ऑफ 1916 विल बी ऑफ गार्नर। और सारी पूंजी, सारी कैश जो है किसको मिल जाती? गार्नर को, क्योंकि गार्नर ही बचता। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मरे भी सॉल्वेंट हो जाते, और इसीलिए ये केस न्यायालय में पहुंचा। आपको बता दूं, जस्टिस जेम्स जो थे, ये जस्टिस का नाम था, इन्होंने इस पे निर्णय दिया था। क्या निर्णय था देखते हैं। कोर्ट जजमेंट, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर कैपिटल इश्यू। जज साहब ने निर्णय दिया कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की पूंजी की कमी यानी विल्किंस की पूंजी की कमी जो कि 263 पॉन्ड है, इज टू बी एडजस्टेड बाय सॉल्वेंट पार्टनर, बचे हुए साझेदारों द्वारा एडजस्ट करनी चाहिए इन देयर कैपिटल रेशियो। उनके जो भी पूंजी अनुपात थे, उसी अनुपात में दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को वो पूरा करेंगे। ये पहला जजमेंट था। दूसरा क्या था इनका? लॉस ऑन रियलाइजेशन इज टू बी एडजस्टेड बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जो पूंजी, जो लॉस ऑन रियलाइजेशन यानी वसूली पर हानि है, वो कैसे एडजस्ट की जाएगी? ऑल पार्टनर्स यानी सभी, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट दोनों, सभी प्रकार के पार्टनर्स द्वारा इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जो भी उनका लाभ हानि अनुपात होगा, उसी अनुपात में वसूली की हानि को एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, लॉस ऑन रियलाइजेशन इज टू बी ब्रिंग बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन कैश।
जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है 635 रुपए का, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है यानी गार्नर मरे ये कैश मिला के इसे पूरा करेंगे। तो ये था जस्टिस जेम्स का निर्णय गार्नर वर्सेस मरे केस में। भारत में भी ये नियम काफी प्रचलित है, कई व्यापारिक संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती हैं, इस पे अकाउंट्स अपने बेस रखती हैं। डिसॉल्यूशन में अगर मैं कहूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। इस तरह से डिटेल्स लिख के अगर आप इसको थ्योरेटिकली इसको बताते हैं, समझाते हैं, लिखते हैं तो मार्क्स आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। लॉन्ग में आता है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल पार्ट की बात करेंगे कि कैसे इन चीजों को प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।